हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में शरीर क्रिया विज्ञान के बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने बेसिक आयुर्वेद को डिस्कस किया था। उसी तरह से हम इस वीडियो में शरीर क्रिया विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है क्रिया शरीर। ठीक है, ये जो हमारा सारा सिलेबस है ये हमारा अकॉर्डिंग टू NCISM के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शरीर ज्ञान का प्रयोजन और उसकी उपयोगिता को। इसमें हमें सबसे पहले एक श्लोक को रीड करना है, जो कि है शरीरम सर्वथा सर्व सर्वदा वेद्यो भीषक आयुर्वेदम स कात्यसरेन वेद लोक सुखप्रदम। ठीक है, एक बार और श्लोक को रीड करते हैं। शरीरम सर्वथा सर्व सर्वदा वेद्यो भीषक आयुर्वेदम स कात्यसरेन वेद लोक सुखप्रदम। ठीक है, इस श्लोक की रेफरेंस क्या है? तो ये श्लोक हमारा चरक सूत्र के शरीर स्थान का 6 चैप्टर का 19th श्लोक है। ठीक है, तो थोड़ी सी रेफरेंस को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? आचार्य चरक के अनुसार जो वैद्य सब प्रकार से संपूर्ण शरीर को जानता है, वही वैद्य संसार में सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को भी संपूर्ण रूप से जानता है। ठीक है, तो इस श्लोक का बेसिक सा मीनिंग ये है कि जो हमारे आचार्य चरक हैं उनके अकॉर्डिंग जो वैद्य, ठीक है, जो डॉक्टर हमारा कंप्लीट बॉडी को अच्छे से जानता है, जिसने हमारी कंप्लीट बॉडी को अच्छे से स्टडी किया हो, वही वैद्य हमारा संसार में, हमारी सोसाइटी में सुख प्रदान कर सकता है, और वही वैद्य आयुर्वेद शास्त्र को अच्छे से जानता है। ठीक है, बेसिकली इसमें शरीर ज्ञान का प्रयोजन बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी उपयोगिता है, इसमें बताया है, इसमें भी एक श्लोक हमें याद करना होगा। शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थः स्याद् विशारदः दृष्ट श्रुताभ्याम संदेहम वापोह्य चरेत क्रिया। ठीक है, एक बार और श्लोक को रीड करते हैं। शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थः स्याद् विशारदः दृष्ट श्रुताभ्याम संदेहम वापोह्य चरेत क्रिया। तो इस श्लोक की रेफरेंस क्या है? तो ये श्लोक हमारा सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान के 5th चैप्टर का 63rd श्लोक है। ठीक है, तो इसकी भी हमें रेफरेंस को एक बार ध्यान देना होगा। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार यदि कोई चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा में निपुण होना चाहे तो शरीर ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों में दक्ष होना चाहिए उसे। इसमें बताया गया है कि जो हमारा आचार्य सुश्रुत हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारा वैद्य है, जो चिकित्सक है, अगर उसे आयुर्वेद में निपुण होना है, ठीक है, तो उसे शरीर ज्ञान और शास्त्र ज्ञान में दोनों में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें शरीर ज्ञान की उपयोगिता के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे क्रिया शरीर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पंचमहाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, लोक पुरुष साम्य, सामान्य विशेष सिद्धांत और स्त्रोतस। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट पंचमहाभूत को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं। पंचमहाभूत जो कि हमारे 5 तरह के होते हैं: आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ठीक है, तो ये हमारे 5 महाभूत होते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल हम आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारे त्रिदोष। त्रिदोष में हमारे हैं वात, पित्त और कफ। ठीक है, उसके बाद हमारे जो त्रिगुण हैं, इसमें क्या है? हमारे सात्विक, राजस और तमस। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे बाकी हैं जी 2, लोक पुरुष साम्य और सामान्य विशेष, ये दोनों सिद्धांत हैं। ठीक है, तो हम कंप्लीट हमारे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पंचमहाभूत को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचमहाभूत में हमें क्या पढ़ना है? इसमें भी हमें सबसे पहले एक श्लोक को पढ़ना है, जो कि है सर्वद्रव्यम पंचभौतिक अस्मिन् अनर्थे। ठीक है, इस श्लोक का बेसिक मीनिंग ये है कि जो हमारा यूनिवर्स है ये हमारा कंप्लीटली पंचमहाभूत से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि मेरे आगे अभी एक बुक पड़ी है, एक मोबाइल है, आपके आगे भी कोई पेन होगा, कोई बुक होगी। तो ये जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में है, ये हर चीज़ हमारी पंचमहाभूत से बनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक और श्लोक।
प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, ये श्लोक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। ये श्लोक हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या की गई है। इसमें बताया गया है स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर होने पर विकार का शमन करना। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था कि ये जो हमारा श्लोक है इसमें बताया गया था कि जो हमारा हेल्दी पर्सन है तो उसे अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा रोगी व्यक्ति है, जो आतुर व्यक्ति है, जिसे कोई भी डिजीज़ है तो उसे जल्दी से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब देखते हैं आगे क्या है। पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आहार द्रव्यों का उपयोग जो कि पंचभौतिक होते हैं तथा आतुर के विकार को दूर करने हेतु उपयुक्त आहार और औषध भी पंचभौतिक द्रव्यों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसी प्रकार शरीर को धारण करने वाले दोष, धातु और मल भी पंचभौतिक होते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा हेल्दी पर्सन होता है तो उसे अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अब इसमें बताया है कि जो हमारा हेल्दी पर्सन है वो जो अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन करेगा तो वो अपने हेल्थ की प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी हमारे खाना पीना लेगा, है ना, जो भी चीज़ को वो गेन करेगा, ठीक है, वो सारे जो आहार होंगे, जो द्रव्य होंगे, वो भी हमारे पंचभौतिक ही होंगे। ठीक है, जो वो सारा सामान होगा वो भी पंच महाभूत से ही बना होगा। उसके बाद बताया गया कि जो हमारा आतुर व्यक्ति है, ठीक है, और जो मान लो जो बीमार व्यक्ति है, जो वो दवाइयाँ लेगा, ठीक है, जो वो भी आहार लेगा, जो दवाइयाँ लेगा, जो ट्रीटमेंट लेगा, वो सारा भी हमारा पंचभौतिक रूप से ही बना हुआ है। ठीक है, इसमें बेसिकली यही बताया है कि जो हमारा हेल्दी व्यक्ति है उसके लिए जो वो अपने हेल्थ को प्रोटेक्शन करने के लिए जो सामान लेगा, ठीक है, वो भी पंचभौतिक होगा। और जो हमारा आतुर व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसे कोई रोग होगा, जो वो रोग को दूर करने के लिए मेडिसिन लेगा, जो भी और कोई चीज़ लेगा, वो हमारी भी पंचभौतिक से ही बनी होगी। तो बेसिकली यही है सारा कि हमारा यूनिवर्स में हर चीज़ पंच महाभूत से बनी हुई है। आगे बताया है इसी प्रकार से शरीर को धारण करने वाले दोष, ठीक है, यानी कि हमारे वात, पित्त और कफ, ठीक है, धातु हमारे जैसे धातु हमारी 7 प्रकार की होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, और मल यानी कि हमारी मूत्र और पुरीश, ठीक है, वो भी हमारी पंचभौतिकी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शरीर के अंग प्रत्यंग मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट्स। शरीर के अंग प्रत्यंग में जिस महाभूत की अधिकता होती है उसे उसी महाभूत के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उसमें जिस महाभूत की विद्यमानता, जैसे कि जो हमारा महाभूत डोमिनेंट होगा उस महाभूत को उसी नाम से जानते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। पार्थिव अंग, ठीक है, पार्थिव अंग जैसे कि हमारी पूरी बॉडी, उसमें पृथ्वी महाभूत होगा। आप्य अंग, आप्य मतलब जैसे जल, ठीक है, जल अंग में हमारे जल महाभूत होगा। तेजस अंग, तेजस में हमारे अग्नि महाभूत होगा। वायवीय अंग जिसमें हमारा वायु महाभूत होगा। नेक्स्ट है हमारा आकाशीय अंग जिसमें हमारा आकाश महाभूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीवित शरीर में महाभूतों की विद्यमानता के आधार पर अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति एवं गुण धर्म निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है, उसमें जौन सी महाभूत की विद्यमानता होगी उस विद्यमानता से जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, ये हमें आके पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पृथ्वी महाभूत से कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, इनके गुण कौन से होते हैं। जैसे हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके हम सबसे पहले गुण को स्टडी करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे जो उसके गुण हैं उसके हिसाब से कौन सा महाभूत है। देखते हैं फर्स्ट जिन अंग प्रत्यंगों, ठीक है, जिन बॉडी पार्ट्स में स्थूल, स्थिर मतलब जैसे कोई स्टेबल चीज़, गुरु मतलब कोई हैवी चीज़, कठिन एवं खर गुण धर्म पाए जाते हैं वे पार्थिव होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे पृथ्वी महाभूत से बने होंगे ना, उनके गुण क्या हैं, ये स्थिर होंगे, स्थूल होंगे, गुरु होंगे, कठिन मतलब जैसे कि हार्ड होंगे, और खर रफ टाइप के होंगे। ठीक है, जिस भी बॉडी पार्ट्स में ये सारे गुण पाए जाएंगे वो हमारे पृथ्वी महाभूत से बने होंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या है, नख, अस्थि, दंत, मांस, त्वचा, पुरीश, केश, कंडरा। ठीक है, दंत यानी कि हमारे तीत, ठीक है, नख यानी कि हमारी नेल्स, अस्थि हमारी हड्डियाँ, मांस जो हमारा फैट होता है,
ठीक है, जो हमारे मसल्स होते हैं, त्वचा हमारा फैट, पुरीश, ठीक है, जो हमारा वेस्ट होता है, केश यानी कि हमारे हेयर्स, कंडरा हमारा टेंडन्स, ठीक है। जो हमारे ये गुण पाए जाएंगे, ठीक है, जो हमारे हमने ऊपर गुण पढ़े ना अभी, स्थिर, स्थूल, गुरु, कठिन और खर, ठीक है, इन गुण से हमारे ये बॉडी पार्ट्स बनेंगे और इसमें हमारी पृथ्वी महाभूत होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जल महाभूत से कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं और इसके गुण क्या होते हैं। जो अंग प्रत्यंग, ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स द्रव्य, सर, मंद, स्निग्ध, मृदु, शीत, ठीक है, जिन बॉडी पार्ट्स में हमारे द्रव यानी कि जो हमारे फ्लूइड शेप के होंगे, मतलब फ्लूइड टाइप के होंगे ना, उसे बोलते हैं द्रव्य। सर यानी कि रिएक्टिव है ना, ज़्यादा वो रिएक्टिव होंगे। मंद यानी कि थोड़े डल टाइप, ठीक है। स्निग्ध मतलब मॉइस्ट, थोड़े मॉइस्ट कंडीशन में, मॉइस्ट नेचर के रहने वाले होंगे। उसके बाद मृदु, थोड़े सॉफ्ट होंगे। शीत यानी कि ठंडे होंगे, ठीक है। जो हमारे अंग प्रत्यंग इन गुणों को फॉलो करेंगे वो हमारे उसमें हमारा जल महाभूत होगा। इसकी एग्जांपल्स क्या है? रस, रक्त, वसा, कफ, पित्त, मूत्र, स्वेद, शुक्र, रसना इंद्रिय, ठीक है, ये सारी हमारे जल महाभूत से बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा अग्नि महाभूत से कौन से अंग बनते हैं। जिन अंग प्रत्यंगों में उष्ण यानी कि हमारे हीट, हॉट, तीक्ष्ण, शार्प गुण होते हैं तथा दृष्टि, प्रकाश, पाचन, वर्ण, ताप, आमर्श, शरीर में उत्पन्न ऊष्णा आदि तेजस महाभूत से उत्पन्न होते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारे जो गुण यानी कि उष्ण, तीक्ष्ण, ठीक है, जो ये गुण हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, इससे हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं। हमारे नेत्र, ठीक है, नेत्र में हमें जो तेजस देखने को मिलता है, जो अग्नि देखने को मिलती है, ठीक है, चक्षु इंद्रियां, ठीक है, त्वचा की प्रभा, ठीक है, त्वचा में जो हमारे प्रभा होती है, ठीक है, ये जो सारी होती हैं ये हमारे अग्नि महाभूत से बनी होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे वायु महाभूत को। वायु महाभूत में लिखा गया है कि जो अंग प्रत्यंग में रूक्ष, लघु गुण होते हैं, जिसमें गति की प्रेरणा प्राप्त होती है, शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक त्वचा तथा संवेदनी चेष्टाएं, धातुओं की उत्पत्ति, गमन आदि वायु महाभूत द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे वायु के गुण क्या होते हैं। वायु के गुण होते हैं रूक्ष, ठीक है, ये जहाँ भी जाएगा ये ड्राइनेस लेके आएगा, ठीक है, तथा लघु ये लाइट होंगे, ठीक है। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में ये गुण पाए जाएंगे वहाँ पर वायु महाभूत होगा, ठीक है। वायु महाभूत से बेसिकली आपको पता होगा कि जो हमारा वायु महाभूत होता है ये बेसिकली हमारा मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारे शरीर की ऑप्शनल और अनऑप्शनल जो क्या कहते हैं ऑप्शनल और अनऑप्शनल काम होंगे ये हमारे वायु महाभूत से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे आकाश महाभूत से कौन से बनते हैं, ठीक है। आकाश महाभूत में क्या है, जिन अंग प्रत्यंगों में लघु एवं सूक्ष्म गुण होते हैं तथा जो सिरा, स्नायु, शरीर के भीतर स्थित स्तोतस्मार, छिद्र आदि आकाश महाभूत से उत्पन्न होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे लघु, सूक्ष्म यानी कि जो हमारे माइन्यूट से होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे गुण होते हैं इनसे हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स बनेंगे, इससे हमारे सिरा, स्नायु, ठीक है, स्नायु यानी कि मसल, ठीक है, और जो भी हमारे छिद्र, ठीक है, जो हमारी बॉडी में छेद प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो हमारे नोज़ के अंदर जो 2 छेद होते हैं जिन्हें छिद्र बोलते हैं, ये हमारे आकाश महाभूत से बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे पढ़े हमारे पंच महाभूत के गुण और उससे बनने वाले बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की सूक्ष्म इकाई को देह परमाणु या कोश कहते हैं। उनकी रचना भी पंचभौतिक होती है। उसमें पृथ्वी महाभूत से आकार प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें अब ये बताया गया है कि जो हमारी बॉडी में एटम्स, ठीक है, जो हमारे सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारी पंचभौतिक ही होते हैं, वो भी हमारे पंच महाभूत से ही बने होते हैं, ठीक है। ये भी हम अब समझ ही गए हैं कि जो हमारा यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है ये हमारी पंच महाभूत से बनी होगी, ठीक है। अब इसमें बताया कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो एटम्स और सेल्स होते हैं ये भी हमारे पंच महाभूत से ही होते हैं, ठीक है। इसमें कौन से महाभूत होता है, इसमें पृथ्वी महाभूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल महाभूत से देह परमाणु के विभिन्न भाग आपस में जुड़े रहते हैं
तथा पोषक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारा जल महाभूत है ना, वो हमारे एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, एक तरह का ये ऐसे कह सकते हैं ग्लू टाइप का काम करता है कि जो हमारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो हमारे जल महाभूत से जल महाभूत की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि महाभूत के द्वारा पोषक सामग्री का उपयोग कर दे परमाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जो हमारे एटम्स होते हैं ना, जब इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा अग्नि महाभूत एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायु महाभूत कोशों की वृद्धि एवं गति में कारण होता है। जो हमारा वायु महाभूत होता है ना, इससे हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश महाभूत अवकाश प्रदान करता है। ठीक है, अब अवकाश प्रदान कर कोश के विभिन्न भागों में स्थिरता उत्पन्न करता है। ठीक है, आकाश महाभूत से जैसे कि जो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है सेल्स के लिए। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी में स्थिरता, एक स्टेबलनेस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको याद होगा कि जब हम 9th-10th में थे तो हमें एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उसकी डिस्कवरी, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो वही चीज़ को हमने इसको आयुर्वेद में कन्वर्ट किया है। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो उसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके जो हमारे उसके आसपास जो हमारा ऑर्बिट होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, अब उसी चीज़ को हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे। परमाणु यानी कि एटम्स वो भी पंचभौतिक होते हैं। ठीक है, ये हमें समझ आ गया है। परमाणु के भीतर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन जिस अवकाश में रहते हैं, ठीक है, जिस स्पेस में रहते हैं, वे आकाश महाभूत होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, इसमें वायु प्रदान करते हैं। इसमें वायु प्रदान होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके जो चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, ये हमारे वायु महाभूत की वजह से करते हैं। उसके बाद वायु महाभूत गति में कारण और परमाणु में ऊर्जा अग्नि महाभूत के द्वारा होती है। ठीक है, जो हमारे एटम्स होते हैं उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वे ये अग्नि महाभूत की वजह से होती है। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परस्पर आपस में जल महाभूत के द्वारा मिले होते हैं। ठीक है, जो हमारे एटम्स होते हैं ना, ये जो हमारे एटम्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले होते हैं, ये जल महाभूत की वजह से मिले होते हैं। ठीक है, यदि इन्हें पृथक किया जाए तो विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें आपस में बांधे रखने वाला एवं इलेक्ट्रॉन को भी सीमित रखने वाला जल महाभूत होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन जो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, ये जल महाभूत की वजह से जुड़े होते हैं। अगर हम इनको अलग करने की कोशिश करेंगे तो एक बम्बार्डमेंट टाइप प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसलिए ये जुड़े रहते हैं जल महाभूत की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी महाभूत से परमाणु का भार होता है। ठीक है, जो हमारा एटम्स होते हैं उनका जो वेट होता है ये पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। इससे पता चलता है कि वायु महाभूत सजीव एवं निर्जीव की गति में, ठीक है, अग्नि महाभूत ऊर्जा उत्पन्न करने में, जल महाभूत विभिन्न भागों में को एक साथ संयुक्त रखने में, आकाश महाभूत उन भागों को अवकाश प्रदान करने में एवं पृथ्वी महाभूत उनकी आकृति एवं घनत्व, उनकी डेंसिटी प्रदान करने में प्रमुख कारण होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा आकाश महाभूत होता है ये हमारा स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी महाभूत होता है ये जो हमारा एटम्स होते हैं इनको स्पेस, ठीक है, आकृति, इनकी डेंसिटी को प्रदान करता है। ठीक है, तो यही था बेसिकली हमारा, यही बताया गया कि जो हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है ये हमारा पंच महाभूत से ही बना हुआ है। ठीक है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये था हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पंच महाभूत। ठीक है, इसको हमने अच्छे से पढ़ा। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।